यस, तो बच्चों हम लोग नया लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। हम लोग यहाँ पे एटम्स और एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स का बच्चों बेसिक मतलब ये है कि सिमिलर टाइप के एटम्स, ठीक है। जब हम किसी भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे बच्चों हाइड्रोजन एक एलिमेंट है आपका, तो इस एलिमेंट्स का बेसिक मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपकी एटम्स कंबाइन किए गए हैं, ठीक है, वो बच्चों आपके कैसे सिमिलर है, सेम टाइप के एटम्स। जब सेम टाइप के एटम्स को हम लोग कंबाइन करते हैं एलिमेंट तो हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं बेटा, मोनोटॉमिक फेज के अंदर वो एलिमेंट्स आपके डिफाइन होते हैं। तो इसको बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, लाइक दिस इज ए एंड नाउ दिस इज जेड। ये बेसिक से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत बार इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए को यहाँ पे लिख दिया, जेड को इधर लिख दिया, तो इन दोनों का मतलब आपका बिल्कुल सेम है ना, कोई भी पे आपका जो जेड होगा, जेड का बच्चों बेसिक मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और जो कैपिटल ए है इसका मतलब है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, जब यहाँ से हम जेड की बात कर रहे हैं तो जेड इज एक्जेक्टली इज इक्वल टू, जेड आपको किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फिर बच्चों बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसके पास जितना बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, एटॉमिक नंबर का जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो उसका मतलब हो कि बेटा उतने ही उस एटम के पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही उसके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास का मतलब बच्चों है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो आपकी न्यूट्रॉन्स हैं जो आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन दोनों को आप कंबाइन कर दो तो एटॉमिक मास का रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बेटा ए माइनस जेड इज इक्वल टू पी प्लस एन माइनस पी कर दो, ठीक है। आप इसको ऐसे भाई फॉर्मूला बनाते हैं, ए माइनस जेड का बेसिक मतलब क्या है कि भाई एक जो एलिमेंट है एक्स, उसके ऊपर एटॉमिक मास ए, बाकी एटॉमिक नंबर आपका जेड। अगर एटॉमिक मास ऑब्वियसली बेटा आपका एटॉमिक नंबर के कंपैरिजन में अधिक ही होता है किसी भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के लिए, तो अगर मैं ए माइनस जेड करूंगी मतलब यहाँ से ए में से जेड को आप माइनस करो तो यहाँ से क्या निकलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। मास एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस मास नंबर बोलो एटॉमिक मास बोलो, बात एक ही है। इसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आता है। अच्छा, अब यहाँ से ए का मतलब क्या है? ए का मतलब तो यही है कि आपका जो मास नंबर है, जो एटॉमिक मास, वो आपका पी प्लस एन होगा। हम दोनों कंबाइन कर देंगे। भाई ये वैल्यू क्या बता रही है आपको? ए के बारे में बता रहा है, और ये जो पी है, पी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बता रहा है जेड के बारे में। ए माइनस जेड का रिप्रेजेंटेशन हुआ तो यहाँ से आप पी को कैंसिल कर दो तो यहाँ से आपको एन मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए माइनस लिखने का तरीका है ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन। तो अगर मैं एटॉमिक मास में से या मास नंबर में से मैं अगर एटॉमिक नंबर को तो वहां से आपका निकल के आ जाएगा बेटा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? यस, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल ले बेटा मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे सोडियम का 23 है, ठीक है। आपको मैंने डिस्कस किया था कि बेटा अप टू 20 एटॉमिक नंबर है ना, 20 एटॉमिक नंबर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक मास बहुत सही ढंग से आने चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था पहले के सेशंस के अंदर, ठीक है, कि
अगर आपको इवन नंबर मिलता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का, तो उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, ठीक है, 2 दिन एक्सेप्शन तो उनको छोड़ के। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपका ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितना है एटॉमिक नंबर का, 11, 11 इंटू 2 करेंगे 22, और प्लस को 1 अपन ऐड कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आपकी 23 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो प्रोटॉन्स होंगे बच्चों 11, हाँ, न्यूट्रॉन्स होंगे आपके यहाँ पे 12, माइनस कर देना बेटा ना, 23 माइनस 11 कर देना, आपको 12 मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो भी बच्चे 11, क्यों भाई, किसी भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका मतलब अगर 11 आपके प्रोटॉन्स होंगे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज भी 11 होगा। बाकी न्यूट्रॉन्स अपन कैसे निकालते हैं, ये बात बेटा 11 12 की मैंने कल आपको इसलिए वो हेडिंग डलवाई थी। ये जो आपका सेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए बात, ठीक है। मैं चलूंगा एडवांस पे धीरे धीरे, पहले छोटी छोटी बातें हैं इनको पहले समझ लो। क्या होता है ना कि छोटी बातें पता नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी बातें स्टार्ट कर देते हो तो रिजल्ट उसका 0 होता है, ठीक है। यस, बिकॉज बेसिक से ही बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, तो बेसिक के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ से हम बात करते हैं, देखो नाइट्रोजन एटम दे रखा है मैंने, 7 नीचे लिखा है, तो मैं पूछूं यहाँ पे प्रोटॉन्स कितना होगा, तो आंसर आपका 7 हो जाएगा। मैं पूछूं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो 14 माइनस 7 कर दो। मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बच्चों बात करता हूँ, तो उसका भी आंसर आपका 7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1s1 ले लिया मैंने, तो 1s1 आपका हाइड्रोजन यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोजन का एटम, तो इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो आपका 0 होगा। आपको बात समझ में आ रही है, 1 माइनस 1 कर देंगे। बाकी आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, और बाकी आपका यहाँ पे प्रोटॉन्स कितना होगा, तो उसकी वैल्यू भी आपकी 1 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा 1d2, ठीक है, एटॉमिक का बेटा फॉर्म है ना। क्वेश्चन इज दिस, इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो जितना एटॉमिक नंबर 1 आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो भाई उसका भी आंसर बनाएगा भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। बट प्रोटॉन से हम आपकी न्यूट्रॉन्स यहाँ बदल जाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो न्यूट्रॉन्स आपका बेटा हो जाएगा 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1, तो आपका न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होगी 1। ये भी बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर। अच्छा, अब एक नया मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जैसे बच्चों क्वेश्चन में लिखा होता है एटम के बारे में समझ में आएगा, मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे H2 आपको दे रखा है, ये आपका डायटोमिक फेज है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में 1h1, देखो सभी लोग ध्यान से, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन दे रखा है उसके बेटा एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं, आपको यही समझ में आ रहा है। और बाकी जो आपको H लिखा है, H का मतलब बेटा आपका वो प्रोटियम फॉर्म है, तो मैं उसको 1s1 लिख सकता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको D2, तो D2 का मतलब बेटा मैं क्या लिखूं, 2 इंटू 1h2, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर। इसी तरीके से वाले में है ना, तो आपका फिर 1s3 हो जाता है। ये सिंपल सा लिखने का तरीका है, बिकॉज यहाँ से आपको काफी सारी बातें पता चलेगी, ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लिखते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस की जो H2 आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखा है, इस H2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अगर बच्चों सिंपल सा एक एटम होता है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, बट यहाँ पे अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो अपन कैसे निकालते हैं, तो उस केस में बेटा सिंपल से उसको ना रिप्रेजेंट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, आपको समझ में आएगा कि बेटा 1h1 की बात करोगे तो क्या है, इसके पास 1 प्रोटॉन होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा 2 सीधा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, पर्सनल लॉजिक है ये, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 2 को मैंने बाहर लिख दिया, 2 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है, तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स बेटा प्रोटॉन्स के बराबर या एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 2 इंटू 1 कर दो 2 हो जाएगा। नाउ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो अब न्यूट्रॉन्स बेटा देखो सिंपल है, ये 1 में से आप 1 को माइनस कर दो, इस 1 में से इस 1 को अगर माइनस को मास नंबर एटॉमिक नंबर तो 0 आएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 ही निकल के आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट मेरे लॉजिक पे अगर डिपेंड रहोगे तो आपकी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके आसान हो जाएंगे, ठीक है। अगर सॉल्व ट्रिक हर जगह लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉजिक आपको सही ढंग से पता होना चाहिए। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लेता हूँ, चलो
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और आपके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो कैसे निकाला जाए बेटा, तो इसको ना आप रिप्रेजेंट कर लो सही तरीके से। बहुत सारे बच्चों को इजी ट्रिक बैठती नहीं है अच्छे से, तो मैं उनको यही तरीका बताता हूँ कि आप इस तरीके से फॉलो करो। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। आप लिखने का तरीका देखो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। 1H1 बेटा ये हाइड्रोजन है ना, उसको 1H1 लिख लो, और 1H1 में क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर देना अपन को, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे अभी 2 का मल्टीप्लाई। बेटा सल्फर दे रखा है, तो सल्फर का आपको पता है एटॉमिक नंबर, मैं इसलिए बोला था मास भी आपको पता होना चाहिए, अप टू 20 तक क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। तो सल्फर तो 1 है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये हो गया। रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और आप यहाँ पे प्लस लगा लो बीच में, प्लस। नेक्स्ट फिर बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आपको दे रखा है 4, तो 4 यहाँ पे लिखो। और ऑक्सीजन का बेटा सीक्वेंस क्या होता है 8O16, यही तो होता है। बस सिंपल तरीके से लिखना पहले सीख। मैंने कैसे लिखा, हाइड्रोजन -1 2 एटम में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगा लो। सल्फर है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आता है तो आपको इसी तरीके सॉल्व करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। हाँ सल्फर 32 बिल्कुल सही है, 30 नहीं 32। और आपका जो सल्फर आपका 1 है तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बाकी सब प्लस करके लिख दो। अब आंसर देखो बन जाएगा, निकालो जल्दी से प्रोटॉन्स। तो देखो पहले केस में हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। अरे बताओ भाई प्रोटॉन्स फॉर द हाइड्रोजन 2 हो गया फिक्स, बिल्कुल आसान तरीका है बेटा। हाइड्रो सल्फर के सामने 1, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको 16। तो भाई नंबर ऑफ जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो 16 × 1 16 प्लस। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं जरा ऑप्शन की तरफ। तो आप ऑप्शन को ध्यान से फोकस करो, तो यहाँ पे कितना है बेटा 8 दे रखा है। 8 × 4 अपन करेंगे तो 8 × 4 32 होता है, ये 32 आ गया। कितना सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं होगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। बाकी आपकी स्पीड अच्छी है तो आप फटाफट कर लो डायरेक्ट, कोई भी इशू नहीं है। मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बहुत बहुत बच्चों को तकलीफ होती है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने में। मूल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं इस चीज को, फिर वहां पे आता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे कितना होगा, तो भाई जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आंसर तो बेटा वही आपका फ्री हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं पूछूं यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो बताओ बेटा हाइड्रोजन वाले केस में कोई न्यूट्रॉन्स होते हैं नहीं। 1 - 1 करोगे 0 आ जाएगा, मास में माइनस, तो 0 × 2 तो वो तो 0 हो गया, लिख लो बेटा 0 प्लस। अब इधर आ जाओ, 32 - 16 करो, 16 × 1 करो तो 16 रहेगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब बेटा इधर आ जाओ, 16 - 8 करो 8 होगा, 8 × 4 करोगे कितना हो जाएगा 32। जरा इनको ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा बेटा कितना 4 2 8 2 और 1 3 और 1 4 मतलब 48। तो 48 आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्या सभी को समझ में आया, बिल्कुल आसान सा लॉजिक है, सिंपल। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, यस। चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, यस, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी आते हैं। आप बाकी और भी जो भी मॉलिक्यूल्स आप निकालें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस आते हैं कैटाइंस डेफिशिएंसी, कैटाइन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैटाइन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे बच्चों मैं बात करूंगा सबसे पहले सोडियम प्लस के बारे में। तो सोडियम प्लस के पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं, कैसे निकाला जाए। तो बेटा ना इसको सिंपल तरीके से लिख लो, भाई सोडियम दे रखा है मतलब 11, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 23, ऑड नंबर है तो 11 × 2 22 प्लस 1 कर देंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से रिप्रेजेंटेशन है। बताओ इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे। बेटा प्लस का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर जा गए इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाएंगे, भाई प्रोटॉन्स में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर वही आपका प्रोटॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स बेटा आप जरा माइनस कर दो, तो यहाँ से 23 न्यूट्रॉन्स भी 23 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा न्यूट्रॉन्स। बाकी अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो वो बेटा डिग्रीज होंगे, यहाँ पे 11 है तो आपका 10 इज द आंसर। तो ये देखो आपका क्वेश्चन बनता है, हेडिंग लिखा बेटा उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कैटाइन या पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसका मतलब यही है कि वो कैटाइंस के बारे में डिस्कस कर रहा है। ये ना ये टेक्निकल लाइन, ये टेक्निकल लाइन बेटा बहुत बार लिख के देता है ना एग्जामिनर, और बच्चे उसी में फंसे रहते हैं।
ये क्या पूछ दिया भाई, ये तो कभी बताया ही नहीं गया। सेकेंड अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बोला बेटा Al+3, ठीक है, और बाकी मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 26 प्लस 1 करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसके बाद जरा फोकस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो बेटा वो 13 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर जा चुके हैं, 13 थी बेटा ओरिजिनल केस में, है ना। और बाकी अगर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे 27 माइनस 13 करोगे तो आंसर विल बी 40। सभी को बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों, सब कुछ क्लियर? अरे सभी को समझ में आ रहा है बेटा? चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बच्चों एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं? एटम को हम लोग कभी ब्रेक कर सकते हैं क्या? एटम इंडिविजुअल है कि डिविजिबल है, क्या है? एटम डिविजिबल है कि मतलब, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। इंडिविजुअल है, नहीं नहीं नहीं, एटम इज डिविजिबल। आपने मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया नहीं क्या आपको कि जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बात करी जाती है, रेडियो एक्टिविटी की जब बात करी जाती है तो एटम आपका टूट जाता है ना। वहां पे आपका क्या होता है, डिफरेंट टाइप की रेज आपकी प्रोड्यूस होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम थोरियम, ये सारे के सारे, उनको अपन डिसोशिएट करेंगे, उसको हीटअप करते हैं बेटा फटाफट से, वो डिफरेंट, हाँ आपने सुना होगा ना न्यूट्रोनो पार्टिकल्स, उनके बारे में, एंटी न्यूट्रॉन न्यूट्रोनो पार्टिकल्स वो आपकी प्रोड्यूस होते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन, ये सब बातें करेंगे धीरे धीरे, पहले ये सब बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जो आपको आनी जरूरी है। जैसे बच्चों लिखा मैंने नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, बताओ इसके पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? यस, रिप्रेजेंटेशन देख लो बेटा, 7 नाइट्रोजन, यहाँ पे 40, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पे बेटा प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो बेटा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, प्रोटॉन्स थोड़ी बाहर गए हैं, यहाँ पे -3 लगा, इलेक्ट्रॉन्स लिए गए। इसको अपन ना एक, इसको एक हेडिंग डाल देते हैं ऐसे कंपाउंड को जहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिले, तो इसको अपन बोलते हैं दिस इज द एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव एक्सिस या एनाइन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टेक्निकल बेटा जो लाइन है ना वो पता होनी चाहिए आपको, है ना। आपके क्वेश्चन में ये सब लिखा होता है इस तरीके से, भाई नाइट्रोजन लिख के दे देगा और उसके साथ लिख के देगा एनाइन या नेगेटिव एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके साथ आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करके कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए गए कि 3 लिए गए, कितने लिए गए, तो फिर वो दिमाग में बैठना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं एक्सिस में है, जो नेचुरल स्टेट उसके अधिक है, ठीक है। यस, वो नंबर्स आपको देगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन्स बेटा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, बाकी अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो आपके यहाँ पे 10 हो जाएंगे, अपन ऐड कर देंगे 7 के साथ 3, और बाकी अगर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो फिर तो बच्चों आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्लियर। नेक्स्ट, कोई बेटा अननोन एलिमेंट लिया मैंने x और उस पर चार्ज लिख दिया मैंने -15, ठीक है, -15, और ये अननोन एलिमेंट है, और उस केस में उसके बारे में उसने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो x है यहाँ पे उसका 8 और यहाँ पे उसने 70, कुछ भी अननोन एलिमेंट्स के बारे में भी ले सकता है या नॉन एलिमेंट्स के बारे में भी ले सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अननोन के बारे में तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा, तो प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 8, बट न्यूट्रॉन्स बच्चों कितने होंगे, 17 माइनस 8 करेगा तो 9 इज द आंसर। बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, प्रोटॉन्स प्लस कितना किया जाए, प्रोटॉन्स का जो नंबर है 8, उसमें 15 को अपन ऐड कर देंगे ना सीधा, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर बेटा। प्रोटॉन्स कितना 8 प्लस 15, आंसर विल बी 23। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ आपको, एबीसीडी टाइप, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, कार्बोनेट, कार्बोनेट्स के पास प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताओ इसका आंसर। आपको सिंपल तरीका क्या, आप इसको लिख लो, इस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया था बेटा, कार्बन है और आपके 3 ऑक्सीजन है, तो सिंपल सा कार्बन का जो जनरल फॉर्म होता है उसको लिख लो, जो जनरल फॉर्म है उसको लिख लो, और बाकी का आप उसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 6C12 लिख लिया, प्लस का साइन लगा लो, ऑक्सीजन बेटा कितना है 3, तो पहले इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी 8O60, यही होता है ना, इवन नंबर है, देखो 6 और आपके यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। अच्छा, कार्बन कितना है बेटा 1, तो इसमें अपन 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, कार्बोनेट में। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो,
बस अब इसको आप सॉल्व कर लो सिंपल सा। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोटॉन्स। तो भाई 6 × 1 कर लो सीधा भाई, इन केस ऑफ कार्बन तो 6 हो जाएगा, प्लस इन केस ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए बेटा यहाँ पे नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है ना, तो प्रोटॉन्स भी आपके 8 होंगे, यहाँ पे 8 × 3 करना पड़ेगा, आई मीन 24 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 30 इज द आंसर। कितना आसान है, कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट इस न्यूट्रॉन्स पे आते हैं। बेटा यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12 - 6, 12 - 6 बचेगा, 6 × 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 16 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 8, 8 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 30 हो गए आपके न्यूट्रॉन्स और 30 हो गए आपके प्रोटॉन्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का बच्चों बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, आप ध्यान दो। यहाँ बच्चों देखो, कार्बन के साथ अगर बात करते हैं तो मैं कैसे लिखूं, मैंने अभी आपको कितना सिखाया, दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चे ऐड हो गए, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड है ना, ऑक्सीजन के साथ बात कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। वो क्या सोचता है कि सिर्फ कार्बन के साथ ऐड करो, तीन ऑक्सीजन है उनके साथ ऐड करो। मेरे भाई किसी के साथ ऐड मत करो, आपसे जो पूछा गया है बस उतना ही सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि टोटल जो प्रोटॉन्स हैं, टोटल जो प्रोटॉन्स का नंबर आपको दिख रहा है वो कितना है, 30। तो 30 आपके प्रोटॉन्स में बोला ना, पी प्लस जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए ना, तो P+2 से तो यहाँ पे हमने 30 निकाल लिया, तो 30 + 2 कर दो, आंसर क्लियर। ये तो बच्चे ना ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ते हैं, फिर वो कार्बन के साथ जोड़ते हैं और पता नहीं कौन सा नंबर निकालते हैं। समझ में आया, बिल्कुल आसान सा था। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बच्चों डिस्कस करते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स related to number of electrons, protons and neutrons, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। यस, व्हाट इज आइसोटॉप्स, बताओ भाई। आइसोटॉप्स पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन के बारे में, इसमें आपके 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स आते हैं। पहला कौन सा, 1H1, नेक्स्ट 1H2, नेक्स्ट 1H3। ध्यान दो, ये 3 केस आपके हो गए। यहाँ पे आप प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो पहले केस में आपके प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1H1 वाले केस में, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल बना लो। अच्छा, पहले वाले केस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 1। नेक्स्ट 1H2 वाले में कितना होगा, 1। सब जगह 1 1 1 होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितना होगा वो माइनस कर दो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो सिंपल से बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कितना जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे अपन तो ये 1 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, बताओ भाई जल्दी से। 1H2 वाले केस में यस, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वो तो बराबर ही होंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, तीनों केस में 1 1 1, मैं पूछूं मास नंबर कितना है, मतलब कैपिटल ए की वैल्यू, तो आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। समझ में आया सभी को, क्लियर। अच्छा, अभी जो आइसोटॉप्स वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे क्लोरीन भी आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि भाई क्लोरीन की टू डिफरेंट फेज है। एक तो 17 क्लोरीन, यहाँ पे 35, एक ये फेज होती है। दूसरा आपका होता है 17, यहाँ पे क्लोरीन 37। तो बहुत बार आपको बोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात डिस्कस करी जाती है बेटा एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो आपकी जो भी एलिमेंट नेचर के अंदर आइसोटॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर आपके डिफरेंट होते हैं। तो उन केस में हमें क्या करना पड़ता है, मैं 35 सिलेक्ट कर रहे हैं कि 37 सिलेक्ट करें, तो ऐसा करो उनका एवरेज ले लो। तो एवरेज लेते हैं तो बच्चों वहां से उनकी वैल्यू निकल के आ जाती है। क्या आपको मेरी वो परसेंटेज को लेकर सॉल्व करते हैं कि भाई क्लोरीन का परसेंटेज इतना है, क्लोरीन का परसेंटेज इतना है, तो परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन विद 35, क्लोरीन सेकंड में क्लोरीन का परसेंटेज इनटू 37 डिवाइड बाय आपका टोटल, बस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो जो 35.51 पढ़ते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं बेटा आइसोटॉन्स के बारे में। व्हाट इज आइसोटॉन्स, आइसोटॉप समझ में आ गया, आइसोटॉन्स की बात करते हैं। आइसोटॉन्स का टॉन्स, टॉन्स से समझ में आ रहा है एन, इस एन से समझ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपके सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होते हैं
तो उनको बेटा बोलते हैं अपन आइसोटोन्स। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम का आप ले सकते हो, यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 23। इसके साथ बच्चों ले लो आप मैग्नीशियम Mg, देन आपका 24। जरा चेक करो बेटा क्या यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इक्वल है भाई। पहले केस में प्रोटॉन्स कितने होंगे वो तो आपको पता है सर, 11 हो जाएंगे। सोडियम वाले केस में प्रोटॉन्स 11, मैग्नीशियम में कितने होंगे 12। मैं अगर बच्चों यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की डिस्कशन करूँ तो 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो 24 माइनस 12 तो आपका 12 आ गया। तो आपने देखा ध्यान से कि न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, दोनों जगह इक्वल आ रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे और भी टर्म्स निकाल सकते हो, मुझे बेटा मतलब है आइसोटोन्स। तो गिवन ऑप्शंस में कौन सा पेयर ऐसे हैं जो आइसोटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपको खोजना होगा वहां पे, बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये आपका जो फर्स्ट और आपका ये सेकंड, ये तो ये जो आपका पेयर है ये आइसोटोन्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट बेटो डिस्कस करते हैं इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। थर्ड पॉइंट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कि बाकी भी चैप्टर्स के अंदर आपको काम करेगा है ना, आपको काफी मदद करेगा। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बेटा मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है सभी को, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपको समझ में आएगा। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिया कार्बन 6-4 चार्ज, मैंने यहाँ पे लिया नाइट्रोजन ये 7 ये -3, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन यहाँ पे 8 में लिया -2। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फ्लोरीन, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा मैंने -1। और लास्ट है बच्चों आपका नियोन, ये 10। नियोन के पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, वो आपकी नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। आप चेक करके देखो क्या सबके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, बिल्कुल। यहाँ पे कितने होंगे 6 + 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 7 + 3 करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। 8 + 2 करेंगे, भाई मैं वही तो कर रहा हूँ, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज लिखा है उसको ऐड कर रहा हूँ, सिंपल सा कुछ भी नहीं। यहाँ भी कितना 10, 9 + 1 10, बाकी आपको 10 प्लस तो आपको वहाँ पे 10 में कुछ आपको ऐड करना ही नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो गिवन स्पीसीज हैं ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। बात सबको समझ में आ रही है, बिल्कुल सही, बताओ बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आइसो डायाफर्स। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन आइसो डायाफर्स। तो आइसो डायाफर्स बच्चों क्या है, ये प्रीवियस में पूछा गया है आइसो डायाफर्स के बारे में। तो आइसो का मतलब बेटा सेम होता है, बस आइसो डायाफर्स बच्चों ये कहते हैं कि जहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, प्लीज ध्यान दो बेटा, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स अपन करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर निकल के आएगा। भाई किसी भी एटम को उठा के देख लो, ठीक है, या किसी भी मॉलिक्यूल्स को लेके देख लो, तो अगर वहाँ पे हम न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स करेंगे तो अगर बेटा इसकी वैल्यू किसी भी 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट आपके एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए सेम आती है या आयंस के लिए सेम आते हैं तो उसको हम आइसो डायाफर्स बोल सकते हैं। जैसे आप बेटर भी आप एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे में लिखा है 60-12, मैंने यहाँ पे लिखा है तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं न्यूट्रॉन्स, मुझे चाहिए न्यूट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन 12 - 6 कर दो जरा, समझ रही है सभी को, बताओ यार। यस, इसमें और भी एग्जांपल्स आप ऐड कर लो। जैसे चलो मैं आइसो डाइफर्स को ले रहा हूँ, मतलब सोडियम ले सकता हूँ, चलो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 23, N - P को क्या रखना पड़ेगा। मैंने बच्चों वो ले लिया, चलो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना होता है 13 × 2 27 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकालो N - P की वैल्यू, 1 2 3 और 4 जो N - P की वैल्यू पहले वाले केस में कितने होंगे प्रोटॉन्स, तो आपको दिख रहा है कि सर इसमें आगे प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक। न्यूट्रॉन्स बच्चों कितने होंगे, तो 12 - 6 वो 6 होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर। तो भाई न्यूट्रॉन्स तो कैसे निकालते हैं ना, जो आपका मास नंबर है 12 माइनस एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, तो 6 - 6 कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो आपकी 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा। अच्छा सेम बच्चों यहाँ पे फॉलो करेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, भाई ऑक्सीजन का आपका जो प्रोटॉन है वो 8 है, बाकी अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन 16 - 8 तो 8 - 8 कर देंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब आपके ये दोनों आपके आइसो डायाफर्स हो सकते हैं। अच्छा इस केस में देखेंगे बेटा
11 माइनस करो तो 3, ठीक है, और बाकी आपका, तो यहाँ से आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स कर 12 माइनस 11, 1 सेकेंड, ये बचो 12 माइनस 11। अच्छा, यहाँ पे कितना होगा, तो ये जरा ध्यान दो आप, यहाँ पे 27 है, मतलब आपको 40 माइनस कितना करेंगे 30, तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोडियम ये आपस में आइसोडायाफर्स है, बाकी आपका जो कार्बन और जो ऑक्सीजन है ये आपस में आपको डायाफर्स। समझ में आया बिल्कुल। अब आते हैं आइसोस्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग आइसोस्टर्स, ठीक है। तो आइसोस्टर्स बेटा क्या होते हैं, इसमें हम बात करते हैं सेम नंबर ऑफ एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, ठीक है, और प्लस आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये वैल्यू सेम जाती है तो उस केस को बोलते हैं। एग्जांपल समझो, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मैंने बच्चों यहाँ पे N2O लिया, है ना, तो क्या ये दोनों आइसोस्टर हैं, यस और नो, बताओ सब जल्दी से प्लीज। आपने इसको लिखने का तरीका तो मैंने आपको, बच्चे सीधा CO2 को निकाल लेते, CO2 को पकड़ लेते हैं, सीधा N2 को पकड़ लेते हैं, भाई इसको मत पकड़ो, एक एटम को पकड़ो जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है ना। तो यस, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 6C12 हो गया ना सीधा, और प्लस बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब 8O60, ये तो लिखना आता है, बस वही तो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, N2 की तरफ चलो, यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या 7 है ना, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा, बाकी आपको दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन, एटॉमिक मास कितना होता है आपका, यहाँ पे इसका 14 होता है। अच्छा, बाकी बच्चों हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो तो आपको पता है 8O60। एटम्स तो कार्बन डाइऑक्साइड एटम्स है भाई, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एटम आपके यहाँ पे टोटल 3 है। अच्छा, यहाँ पे एटम्स टोटल कितने, 291 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे एटम आपके 3 है, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स आपको परफेक्टली दिख रहे हैं। अब बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्या बच्चे इलेक्ट्रॉन्स आपके बराबर आएंगे, निकालो बेटा। कार्बन के साथ बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, भाई 6, सीधे आप 6 लिख लो, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, एक कार्बन है तो 6 × 1 6 है ना, बाकी आप यहाँ पे एडिशन करो। अब यहाँ से ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 एटम है, तो 2 × 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बेटा हमारा 16 हो जाएगा, तो 16 + 6 अगर ऐड करते हैं तो 22 आपका नंबर आ जाएगा। अच्छा, सेम यही फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ध्यान दो बेटा। नाइट्रोजन 7, 2 एटम है तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की बेटा बात करते हैं तो 1 एटम है, 8 का एडिशन कर दो, तो 8 4 कितने होते हैं 12, 22 हो जाएगा आपका आंसर। तो जरा चेक करके देखो, क्या दोनों जगह आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 22 + 3 करो, कितना आंसर समझ में आ गया आपको, 25, इधर भी आपका 25 बन गया। मतलब क्या है कि आपके दोनों के दोनों जो कंपाउंड दे रखे हैं CO2 और N2O, ये आपके एग्जैक्टली आपके आइसोस्टर बोले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है AEEE के अंदर, मैं उस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ, ध्यान दें। क्वेश्चन है बेटा, मैं कुछ आयंस देता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2, देन इसके बाद था यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये लिखा है। ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या था कि भाई 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शन के अंदर 3-3 आपके आयंस के सीक्वेंस थे, कैटायंस एनायंस के, और पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आइसोस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 मार्क्स क्वेश्चन था, फ्री का, 4 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे यहाँ से, है ना, जिन बच्चों को आइसोस्टर के बारे में पता है। तो बिल्कुल आप बना सकते हो यहाँ से। पहली बात तो देख लो यहाँ पे एटम्स कितना है, सोडियम का 1, यहाँ पे कितना एटम है, एटम देखना है, आयन थोड़ी देखना है, एटम देखना है। अभी कितना एटम है, 1, भाई पहले एटम्स की अपन बात कर लेते हैं ना सही से, कितना एटम है, मैग्नीशियम 1, यहाँ पे कितना एटम बेटा 1। नेक्स्ट वी विल मूव टू बस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आइसोस्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो फर्स्ट वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ बेटा, सोडियम का 11 होता है, 11 में से चला गया तो मतलब यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट।
10 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले केस में कितना इनिशियल का 12 होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पे कितना होता है 10। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कितना होता है 8। 8 पे बच्चों 2 का एडिशन हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। तो 8 + 2 कितना 10। तो इसका मतलब सही है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू 11 आ गई, यहाँ बच्चों वैल्यू 11 एज वेल एज यहाँ पे ऐड करेंगे तो 11। तो आपने देखा कि तीनों ही वैल्यूज बच्चों बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है, दैट्स व्हाई ये आपके आपस में आयंस क्या है, आइसोस्टर बोले जाए। बिल्कुल क्लियर? यस। अब बात करते हैं व्हाट इज कोर एंड कर्नेल। यस, नेक्स्ट बच्चों लेते हैं हेडिंग कोर एंड कर्नेल। तो कोर क्या होता है किसी भी एटम के साथ, और कर्नेल वाला पार्ट क्या है। तो कोर पार्ट एंड कर्नेल पार्ट ये दोनों सही ढंग से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं थ्योरी में। इन एनी एटम, इन एनी एटम the outermost orbit is equal to 4, and after removal of core यहाँ लग रहा हूं मैं outermost orbit, the remaining part of atom that is equal to kernel। ध्यान से समझो बेटा, कोर क्या है कर्नेल क्या है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कोर। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कोर बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। देन उसका बेटा आफ्टर रिमूवल ऑफ कोर, कोर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट है वो पूरे के पूरे को आप बाहर निकाल दो। जब अगर आप कोर को बाहर निकालोगे तो कोर का बेसिक मतलब क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा ही बाहर निकाल दो। तो ऑर्बिट के अंदर बच्चों आपको पता है क्या आते हैं, आपको सब ऑर्बिट मिलेंगे, ठीक है। आपको सब सेल्स जो हम बात कर रहे थे, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स, तो मतलब वो सारे के सारे पार्ट बाहर चले जाएंगे। एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। तो बाकी आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होगा किसी भी एटम का, उसको अपन बोलेंगे कर्नेल। ये बात बिल्कुल क्लियर बैठ रही है दिमाग में? थ्योरी बेटा बताओ भाई। यस। तो इसको अपन, इसको अगर मैं लिखना चाहूं कि भाई कोर इज इक्वल टू कर्नेल, कोर इज इक्वल टू कर्नेल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। मैंने लिखा है बेटा यहाँ कोर को मैंने थोड़ा अलग तरीके से डिपेंड किया है। कोर इज इक्वल टू कर्नेल चार्ज, और कर्नेल चार्ज इज इक्वल टू आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको अपन डायग्राम से देखते हैं। एक एटम लेते हैं, ठीक है, ऑर्बिट के साथ। जैसे बच्चों मान लो, चलो मैं कोई एक एटम लेता हूँ, ले लेता हूँ, चलो कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है कार्बन के बारे में ज्यादा 6 इसका एटॉमिक नंबर। कंफ्यूजन के बच्चों बात करेंगे तो क्या होगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और 2p2 हो जाएगा। हो गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग। अच्छा, इसमें आप ध्यान दो कि बेटा जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब 1s2 के बारे में बात करें, है ना, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं अगर बेटा सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं भाई, n=2 यहाँ पे दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो पहले ऑर्बिट कार्बन एटम के पहले ऑर्बिट में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑर्बिट में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको समझ में आ गई भाई। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 6। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके यहाँ पे मैं देता हूँ 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 आपके न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसका n=1, ये n=2, बाकी तो कुछ आपको दिख नहीं रहा है, रहने दो। तो भाई n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 1 and 2। n=2 की बात करी जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 and 4, बात समझ में आ रही है। तो ये जो आउटर मोस्ट आपको जो ऑर्बिट दिख रहा है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को अपन बोलते हैं कोर। ये कोर समझ में आ रहा है, कोर क्या है, बिल्कुल बात क्लियर। अच्छा, एटम तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही होगा, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, एटम आपका न्यूट्रल 0। अच्छा, अब इसमें से अपन ने क्या बेटा कोर को बाहर निकाल दिया। मैंने इसमें से कोर को बाहर निकाला,
बाहर निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए? कोर को बाहर निकालने का मतलब बेटा आपका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट को बाहर निकाला, मैं ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूँ, आउटरमोस्ट ऑर्बिट को बाहर निकाल देना। तो टोटल आपका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो एक सेकंड वाला, उसको पूरा बाहर निकाल दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे। चारों के 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चारों को बाहर निकाल दिया तो बच्चों क्या बचा कि भाई यहाँ पे आपका तो न्यूक्लियस बचेगा, इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 आपके न्यूट्रॉन्स हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका सिर्फ N=1 बचेगा। N=1 का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कर्नेल, दिस इज कर्नेल। बिल्कुल बात को समझ लो अच्छे से। कोर क्या है, कर्नेल क्या है, इसमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ये आपका कोर है, ये आपका कर्नेल है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब बेटा चार्ज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? फर्स्ट केस में जब कोर प्रेजेंट थी तो 6 प्रोटॉन थे प्लस बच्चों आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा 0, भाई प्लस माइनस 0। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बेटा कर्नेल वाले केस में? तो कर्नेल के पास चार्ज बेटा कितना? 6 प्रोटॉन दिख रहे हैं बेटा। अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे हैं, एक और एक 2। तो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ, एडिशन कर देता हूँ दोनों का, तो प्लस माइनस मिला के यहाँ पे बचेगा 4। तो इसका मतलब +4 चार्ज आपको मिलेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? जो हम लोग बात करते हैं कि भाई कर्नेल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है। अब बात दिमाग में अच्छे से बैठ गई? बहुत से बच्चे सीधा उसको न्यूक्लियस पे फोकस कर देते हैं। न्यूक्लियस बेटा नहीं है ना, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट को बाहर निकाल दो, उसके बाद जो बची चीज है वो उसको बोलेंगे अपन कर्नेल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक टेबल लेते हैं, उससे कुछ समझते हैं। एलिमेंट्स लगा बेटा मैंने, यहाँ पे लगा कर्नेल, कर्नेल या फिर कोर चार्ज। ध्यान दो बेटा, कर्नेल लिखो या कोर चार्ज लिखो, बात तो वो एक ही है ना। चलो मैं एलिमेंट बोलता हूँ। मैंने बच्चों लिखा है सोडियम, बताओ इसके पास कर्नेल या कोर चार्ज कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे, कितना आंसर होगा? मैंने दिया बेटा क्लोरीन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, नेक्स्ट इज हीलियम, नेक्स्ट बेटा दिया मैंने जीनॉन, निकालो जल्दी से निकालो आंसर। नेक्स्ट इज नियॉन, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एटम, नेक्स्ट बच्चों कैल्शियम, नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। बताओ भाई क्या आंसर होगा? सोडियम की करते हैं तो इसके पास कितना आंसर होगा? हाँ 10 निकाल दिया भाई। कर्नेल इसके पास आउटर मोस्ट को सब कुछ बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर बता चुका हूँ, मास नंबर बता चुका हूँ। इसके पास आपका आएगा 1। की बात करें 7 का, निकाल के देखना, इसके पास 5 आएगा। छोटी छोटी बातें हैं। हाँ बन नहीं रहा है 8, इसका 8, इसका 6, इसका 2, इसका 3, है ना। आप लोग निकालना, ये आपको निकलेगा करना है ना, इम्पोर्टेंट है। चलो सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आसान। बताओ भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे बच्चों हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन के 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स आपको दे रखे हैं। एक बच्चों 55 के साथ, एक आयरन आपको 56 के साथ, एक आपको आयरन 57 के साथ। तो इसके बड़ा परसेंटेज जो नेचर में प्रेजेंट है आयरन 55 का, उसकी वैल्यू बेटा दी 90%, आयरन 56 का सपोज 8%, और इसका बच्चों दे रखा है 2%। ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा? भाई क्लोरीन का तो आप लोग पढ़ते ही हैं, जरा इसका भी निकालो कितना होगा। तो बच्चों देखो सिंपल सा लॉजिक है, नीचे आपको टोटल 100 देना पड़ेगा, ऊपर कोई परसेंटेज का मल्टीप्लाई विद मास या मास नंबर बोलो, टोटल नीचे आपका 100। तो आयरन का आपका जो एवरेज आ जाएगा वेट, उसकी वैल्यू होगी बेटा आपकी यहाँ से देखो 90 × 55, जो परसेंटेज है ना उसके साथ एटॉमिक मास या फिर मास नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आपका यहाँ से 8 × 56, और प्लस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 × 57। सभी को बात समझ में आ रही है? डिवाइड बाय बेटा टोटल आपका नीचे हो जाएगा 100। बस इसको आप सॉल्व करो, यहाँ से बच्चों निकल के आएगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर वेट। केमिस्ट्री मास वेट तो एक ही होता है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। जेई मेंस में बच्चों पूछा गया है कि आपको 2016 का क्वेश्चन है। बोरॉन आपको 10 दे रखा है,
नेक्स्ट बोरॉन आपको यहाँ पे 12 है। आर टू आइसोटॉप्स ऑफ बोरॉन, आर टू आइसोटॉप्स ऑफ if atomic weight of boron that is equal to 10.4, ये बच्चा atomic दे रखा है, then calculate percentage presence बोले या फिर abundance बोले, बात तो एक ही है, ठीक है। तो नेचर में आपकी जो प्रेजेंस होगी वो आपकी परसेंटेज के बारे में उसने पूछी है। करो भाई सॉल्व, क्या होगा इसका आंसर? यस, दोनों आइसोटॉप्स की निकालनी है, ईच आइसोटॉप लिख लेना इसमें आप, ईच आइसोटॉप्स है ना, दोनों आइसोटॉप्स की आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाला जाए? यस, तो मानना पड़ा है किसी की वैल्यू x है तो किसी के 100 माइनस x होगी। तो मान लो बेटा आपका जो 10 के साथ दे रखा है इसकी वैल्यू आपकी सपोज x% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 100 माइनस x% हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं करना। इक्वेशन बनेगी और इसको अपन सिंपल सा सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, इसका जो रिजल्टेंट आपको एटॉमिक वेट दे रखा है वो 10.4 है, तो 10.4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स इंटू इसकी बच्चों आपको दे रखा है 12, मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा ना, एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई नीचे आपका 100। इसको सॉल्व करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा फर्स्ट एटम के लिए, और सेकेंड एटम के लिए आपकी 100 माइनस एक्स भी डिफाइन हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चंस बच्चों आते हैं और ये फ्री के मार्क्स आपको देके जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? कोई कंफ्यूजन? यस। अब बच्चों चलते हैं अपन लोग एटॉमिक मॉडल्स। वैसे आपको पता है एटम की कितनी मॉडल्स हैं, बस मैं थोड़ी थोड़ी बात इसके बारे में करूंगा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डॉल्टन भाई साहब के बारे में, ठीक है। डॉल्टन्स एटॉमिक मॉडल तो बिल्कुल सा आसान सा है, इसमें कुछ है ही नहीं है। स्टेटमेंट वगैरह दे रखे हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट इसके बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बच्चों बोला कि ऑल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, all compounds are formed by very small particles, very small particles which is indivisible, which is indivisible and known as atom, and known as atom। बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट, आप एक बार ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बेटा कि जो भी कंपाउंड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से, मतलब ऐसे मान के चलो बेटा एक बहुत ही छोटा सा एटम है, छोटे छोटे एटम से मैंने कंबाइन कर दिया है, कोई मॉलिक्यूल्स बन गया। अब जब वो मॉलिक्यूल्स बन गया है तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे से पार्टिकल को ले रहा हूँ और उसको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फिर से ब्रेक नहीं हो रहा है। जब ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसको बेटा डॉल्टन ने बोला था एटम, मैंने नहीं बोला है, ठीक है। बच्चे बहुत बार बोल देते हैं कि भास्कर सर आपने बोला है, मैं थोड़ी डॉल्टन हूँ, ठीक है। यस, तो डॉल्टन ने बच्चे बोला कि जो आपका पार्टिकल फिर से डिवाइड नहीं हो सकता उसको अपन क्या बोल देंगे, एटम बोल देंगे। तो बात समझ में आ गई? चलो सेकंड सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ना, इनके पॉइंट वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, आप देख लेना एक बार। इन एनी एलिमेंट्स ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। इसका वैसे मतलब बेटा आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, आइडेंटिकल का मतलब सेम। सेम किस पॉइंट से बेटा? इनके साइज के बारे में बात करो, इनके रेडियस के बारे में बात करो, इनकी नेचर के बारे में बात करो। तो इन्होंने बच्चों बेसिकली क्या बोला कि भाई जैसे एक आयरन का रॉड है, छोटा सा आयरन का रॉड है, इस तरीके से ब्लॉक है आयरन का, तो इस आयरन जो ब्लॉक है, जो भी आपको एटम्स प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट हैं आयरन के अंदर, आयरन एटम्स ही हैं। तो इन्होंने बच्चों यही बोला कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल्स है या कोई भी आपका जो एलिमेंट्स है, अगर आपके जिन एटम से मिलके बना है वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे,
तो एटम बच्चों वैसे भी होमोटोमिक का आपकी होमोटोमिक का ही आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बेसिक पॉइंट यही है। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है आयरन के, उनका साइज की बात करो, उनकी एटम रेडियस के बारे में बात करो, उनके प्रॉपर्टीज, उनके नेचर के बारे में बात करो, फिजिकल केमिकल, वो लगभग आपकी आइडेंटिकल होंगे और आपकी सेम होगी। आइडेंटिकल का बेसिक मतलब है, आप समझ लो, साइज, मास और बाकी जो प्रॉपर्टी है, साइज, मास और बाकी की जो भी प्रॉपर्टीज है, उन सबको अपन को मिला के बच्चे बोल देते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट लेते हैं अपन, एटम्स टेक पार्ट इन कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन। मैंने बच्चों ये बोला कि भाई कोई भी रिएक्शन अगर नेचर में अगर आपकी हो रही है ना, प्रोसेस हो रही है, चाहे वो इंडो हो, एक्सो हो, किसी भी टाइप की, स्पॉन्टेनियस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, उसके अंदर एक बात कॉमन है कि भाई उसके अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट जो आपके कंबाइन हो रहे होंगे, के बने हैं आपके इंडिविजुअल पार्टिकल, वो आपका एटम है। तो एटम्स का जो पार्टिसिपेशन, मतलब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो एटॉमिक लेवल से प्रोसीड हो रही है। उसमें क्या है बेसिक पार्ट कि भाई एटम्स आपका प्रेजेंट। ये भी डॉल्टन का स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, डॉल्टन के स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ठीक है, डॉल्टन के स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और बच्चों को पता नहीं होता है, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, तुमने पढ़ा नहीं। इसलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट atoms of different elements are different। ठीक है, जैसे बेटा मैं बात करूं कॉपर को लेके, मैं बात करूं आयरन को लेके, ध्यान दो, मैं बात करूं बच्चों जीनोन को लेके, तो जैसे आपका यहाँ पे कॉपर है, आयरन है या जीनोन है, ये तीन डिफरेंट आपके एटम्स। ठीक है, यस। तो तीनों डिफरेंट एटम्स की बात करें तो इनके जो आपके जो इनके एटम्स होंगे वो डेफिनेटली बच्चों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम से आपके बने होंगे। ये भी स्टेटमेंट आपका इनका ही है। ठीक है, चलो इसके बाद जो बात करते हैं डिमेरिट्स की तरफ, इनके डिमेरिट्स क्या क्या है, क्लियर? यस। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इनकी डिमेरिट्स के ऊपर ना, हमने इसके जो स्टेटमेंट थे वो आपको पता था डॉल्टन के। अब बच्चों बात करते हैं अपन डिमेरिट्स, इनकी डिमेरिट्स क्या है। तो पहली बच्चों डिमेरिट्स इनकी आती है, वाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट। ये इन्होंने नहीं बता पाया था। ठीक है, पहला इनका जो आपका ड्रॉबैक है, जो डिमेरिट्स है, कि बच्चों जो डिफरेंट, इन्होंने बोला भाई कि भाई जो डिफरेंट भाई एटम्स ऑफ लिखा ना सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो भाई डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर मैं सेम एलिमेंट लूं तो सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे क्या वो डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ थ्योरीज ऐसी डिफाइन हुई, ये एक्चुअली ये इनका प्रॉब्लम है, उन्होंने वो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं क्या वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। भाई सेम तो होंगे ही, वो तो ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंट भी हो सकते हैं? लेकिन बाद में कुछ थ्योरीज निकल के आती है यहाँ पे वो आपके जो सेम एलिमेंट्स के जो आपके एटम्स हैं वो आपके डिफरेंट भी डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये इनका आपका डिमेरिट रहता है। सेकेंड बच्चों बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनका, सब एटॉमिक पार्टिकल को लेकर इसके बारे में कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ, प्रोटॉन के बारे में कुछ भी नहीं, न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ खास नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी इनका ये डिमेरिट्स बन जाता है। तो इसके बाद बच्चों आते हैं सेकंड, जिनका नाम आपका आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी पे देश के ज्यादा करेंगे, बाकी तो आप भी कॉल करते प्लम कटिंग मॉडल। ठीक है, प्लम कटिंग मॉडल। ठीक है, yes। और भी इसको बेटा बोलते हैं रेजिंग करके बोलते हैं इसको। ठीक है, रेजिंग कटिंग मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल बच्चे पढ़ते हैं 9th और 10th क्लास के अंदर। नेक्स्ट बच्चों इसको ऐसे बोलते हैं वाटरमेलन।
ठीक है। वाटर मेलन मॉडल आपने सुना भी होगा, एग्जांपल भी देखे होंगे कि भाई जो वाटर मेलन है, अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया डायग्राम के साथ कि जो वाटर मेलन आपका है उसमें जो रेड आपको कलर दिखता है, ठीक है, और जो आपकी सीड्स हैं, तो सीड्स जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह एंटर कर रहे हैं, और बाकी जो पूरा पूरा जो आपका रेड कलर है वो आपका रेडिश जो पार्ट है वो आपका प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा उनका कहना था। जैसे आपकी होगी जब कि आपकी कुछ बर्थडे पार्टी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें आपने देखा कि जो केक वगैरह होती है उसका जो पूरा व्हाइटिश जो पार्ट है उसमें ऊपर से कुछ भी आपने अपने हिसाब से कुछ भी आपने जेलीज या जो भी आपने उसमें ऐड कर दिया, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि भाई जो भी आपके ऊपर से आपने एंटर करा रहे हो आप फिक्स कर रहे हो, वो आपका क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, जगह जगह प्रेजेंट है, उनकी डेंसिटी कम है। बाकी जो आपका पूरा जो कंडेंस जो डेंस पार्ट है, जो आपका रेडिश पार्ट है वाटरमेलन के अंदर, जो व्हाइटिश पार्ट है केक वगैरह के अंदर, वो पूरा आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिक इनका पॉइंट यही था। अब आगे चलते हैं इनके स्टेटमेंट की तरफ। यस, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन प्रोटॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन प्रोटॉन्स लाइक सीड्स आर ट्रैप्ड, सीड्स आर ट्रैप्ड, स्पेलिंग देख लो बेटा, ठीक है, सीड्स आर ट्रैप्ड इन remaining part, the remaining part of watermelon, ठीक है। तो ये इनका बेसिक बेटा स्टेटमेंट है, समझ में आ गया भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ट्रैप्ड है कहाँ पे है, प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है। जैसे बच्चों क्या होते हैं, सीड्स आपके ट्रैप्ड होते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। तो जो रेडिश पार्ट है उसका मतलब बेटा वो प्रोटॉन्स है, और जो सीड्स है वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। सभी को समझ में आ गया इनका मॉडल, तो खास मॉडल नहीं था, आप भी तो बना सकते हो इस तरीके से, ये वाटरमेलन हो गया, ठीक है, उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स बना लो इस तरीके से, ठीक है। बताओ इस चीज को पढ़ रहे हैं जैसे कोई साइंटिफिक मतलब भी नहीं है, ठीक है, ये जगह जगह आपके इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी जो बचे हुए बेटा जो आपका पार्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ऊपर क्या इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, बताओ भाई, क्या इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल भी। तो थॉमसन का ये भी काफी बड़ा ड्रॉबैक है इनका, कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है कि भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए था, कि भाई अभी तो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन थॉमसन के टाइम में तो इसके पहले जो मॉडल आया उसमें तो कुछ था ही नहीं खास, ठीक है, सिर्फ बेसिक से इंट्रोडक्शन था कि भाई एटम डिविजन नहीं होता है, बाकी सारी बातें हुई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरीज हुई नहीं थी। तो यहाँ बच्चों ने जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है किसी भी रिस्पेक्टिव एटम के लिए, वो इन्होंने डिफाइन नहीं करी, इसके बारे में कोई भी जानकारी इनको नहीं। सेकंड बच्चों, एटॉमिक वेट के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में भी इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। जब भाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता, प्रोटॉन्स के बारे में नहीं पता, न्यूट्रॉन्स के बारे में खास नहीं पता इनको, क्योंकि मास वगैरह नहीं पता, बाकी वैल्यू जितनी नहीं पता डेप्थ में, तो ये फिर यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो एटॉमिक वेट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, बिल्कुल समझ में आया सभी को। यस, तो अब इस चीज का फायदा बच्चों किसने उठाया, रदरफोर्ड साहब ने। तो तीसरा बच्चों आपका यहाँ पे एटॉमिक मॉडल आता है, इनको बच्चों बोलते हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से, तो बात समझ में आ रही है। तो लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या है, तीसरा, थर्ड बेटा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें बच्चों ने क्या, भाई रदरफोर्ड ने क्या किया, एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल्स आर bombard bombarded on gold foil, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल में बच्चों ने स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं वो हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स कैसे स्ट्राइक कराना, चलो एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं, जैसे मान लो बेटा ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आपके यहाँ से आ रहे हैं इस तरीके से, या आपके इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो जब बेटा स्ट्राइक करेंगे तो देखा गया भाई कुछ तो ऐसे थे जो आपके
स्ट्रेट आई स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी एंगल, आपका यहाँ पे उनका डेविएशन हुआ। कुछ बच्चे वैसे जिनका डेविएशन हुआ, और कुछ ऐसे थे जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस भी चले गए, मतलब ये बीच वाला यहाँ से आया, यहाँ टकराया, और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बच्चों वापस भी चला गया। तो बेसिक मतलब ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल्स की बच्चों बम्बार्डिंग करी गई थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसके बाद इसके देखो इसके डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय, उसको क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है, जितना है उतना ही बस समझ लो बहुत है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज 4 मार्क्स ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा, जितना आता है उतनी आपको बताएंगे। तो बच्चों यहाँ से कुछ आपके यहाँ से निकलते हैं स्टेटमेंट, कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, तो स्टेटमेंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। उन स्टेटमेंट्स के बारे में 9th और 10th क्लास में पूरा भरा पड़ा है और आपको पूछा भी जाता है बहुत बार, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यह है कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी जा रही थी, इसमें स्लिट वगैरह यूज करते हैं कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स आपके यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्लिट अपन यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल के पीछे बच्चों लगाया इन्होंने यहाँ पे लेड सल्फाइड लगा सकते हो आप, है ना, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा लो, बेसिक फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट से थोड़ा आपका आइडिया बैठेगा कि भाई यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल्स आपके जब स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद कुछ स्पार्क वगैरह आपका जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से, बिकॉज एंगल्स को डिफाइन करने के लिए कि कितने एंगल से आपके डेविएट हुआ है, ठीक है, और कौन सा ऐसा जो आपका रिवर्स बैक भी हुआ है। तो ये बेसिक से तो कंक्लूजन को लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में बेटा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि भाई क्या हुआ कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ इस चीज को, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपको एक बार पता चल जाए। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, इससे ये पता चला कि भाई जो मैक्सिमम पार्ट है ना जो एटम का, वो कैसा एम्प्टी है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली है ना। जब एम्प्टी है तभी तो बच्चों क्या हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अदर बच्चों यहाँ पे क्या हो अल्फा पार्टिकल के साथ, अदर बेटा क्या होगा, डेविएशन होता। अगर वो आपका वहां पे क्या होगा बेटा, एम्प्टी नहीं होती, डेंसिटी ज्यादा होती। तो मैक्सिमम यही यहाँ पे सेटअप हो गया बेटा, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है वो आपके अनडिफ्लेक्ट हुए, वो आपके क्या हुए, कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई आपका वहां पे एंगल क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि आपका एटम कैसा है, आपका एम्प्टी है। सेकेंड पॉइंट, आउट ऑफ 20,000, out of 20,000 only one alpha particle, one alpha particle is back, is return back। रिटर्न बैक का बेटा मतलब क्या, 180 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या, इट मीन्स एट सेंटर या एट न्यूक्लियस बोल दो या सेंटर बोल दो, वहां पे आपकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है या पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स का मतलब बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपके कंडेंस है। इसका बेसिक मतलब ये समझ में आया कि भाई 20,000 अगर हम अल्फा रिज पार्टिकल अगर वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उनमें से तो जो कितना कम आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो 1 पार्टिकल आपका क्या हुआ था, रिटर्न बैक हुआ था भाई, जिस रास्ते से उस रास्ते से बैक हुआ था 180 डिग्री पे। इसका मतलब जो सेंटर है, जो एटम का सेंटर है, उसके पास डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो वो डेंसिटी बेटा उन्होंने क्या बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज या फिर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। ये पूरी बात समझ में आई सभी को? यस। नेक्स्ट पॉइंट, जो जो एक पॉइंट और यहाँ पे आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ एट फिक्स्ड ऑर्बिट, एट फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या हो रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से आपका मूव कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर पाथ के अंदर ये मूव कर रहा है। यहाँ तो सभी को बात समझ में आ गई। और साइंटिस्टों को तब यही बात पता थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बेटा, ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों बात करते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर ये ड्रॉबैक सबसे बड़ा आता है कि भाई
एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव कर रहा है, तो मूव करते 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 क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा। आपको समझ में आ रहा है? एनर्जी रिलीज करने के बाद बच्चों को कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके बच्चों फिनिश हो जाएगा। बेसिक बात तो यही है। तो इनके ड्रॉबैक को ना मैं स्टेट कर देता हूँ, ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, the energy of electron will be decreased continuously, and electron is merged in न्यूक्लियर। ये बेटा फॉल डाउन, ठीक है, इन न्यूक्लियर या न्यूक्लियस। वैसे मतलब ये कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते क्या होगा भाई, न्यूक्लियस आपको पता है उसके पास प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वहां से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो भी विड्रॉ करेगा। एज वेल एज जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो एनर्जी भी उसकी रिलीज हो रही होगी। तो दोनों बातें, तो ये दोनों बातें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एनर्जी है, इन दोनों बातों को अगर आप देखते हो तो वहां से ये पता चलेगा कि भाई धीरे धीरे एनर्जी इसकी क्या होगी, रिलीज होगी, फिनिश होगी, डिक्रीज होगी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके आपका फिनिश हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर यहाँ तक? बताओ सभी लोग। यस, ये बातें बेटा क्लियर हुई सभी को यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? अब बेटा इसके बाद अपन चलते हैं, तो आपके कुछ बेसिक मॉडल मैंने बता दिए। अब बच्चों बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की तरफ। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स के अंदर सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ये है क्या, ठीक है। दीज नंबर्स प्रोवाइड्स different information about electrons, like velocity, like energy, like angular momentum, like spin angular momentum, ठीक है, etc। तो बेटा क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है, ये बच्चों एक बेस आपके नंबर्स हैं। ये नंबर्स बच्चों क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं किसी भी एटम के पास बेटा जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी आपकी वेलोसिटी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। इन सारी की सारी बातों के बेटा बारे में आपके जो क्वांटम नंबर्स है वो आपके एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? इसके बाद बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, इसमें सबसे फर्स्ट बच्चों आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, और ये एक्सप्लेन बच्चों क्या करता है, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, और इसके साथ बच्चों सेल। ये तीन बातें आपको ध्यान देनी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों क्या करता है, ये बच्चों एक्सप्लेन करता है ऑर्बिट के बारे में, एंड एनर्जी लेवल के बारे में इलेक्ट्रॉन्स के, और बच्चों की सेल में है उसके। तो तीनों बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपकी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और सेल के बारे में क्या करता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? कौन कौन सी बातें बेटा, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और सेल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, it is related to size of atom। it is related to size of atom, जो एटम का बच्चों साइज है उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन करता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बेटा, कौन कौन सी बातें मैंने बताई, ऑर्बिट हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, सेल हो गया, और आपका साइज हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया? चलो
अब एक टेबल लेते हैं इंपॉर्टेंट और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे ऑर्बिट, यहाँ पे लिखा है मैंने नेम, सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो केले में अपन ले लेते हैं, और फिर बच्चों लिखते हैं अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल। तो उसको अपने बेटा किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला आपको पता है 2n²। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2n² को अपन अगर फॉलो करेंगे तो वहां से किसी भी सेल के अंदर है ना जो आपके मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको पता चलेगा। तो बेटा मैंने ऑर्बिट लिया n=1, यहाँ पे n=2, n=3, n=4, n=5 एंड n=6। ध्यान देना बेटा, मैं अगर बोलूँ कि n=1 तो बेटा यहाँ पे ऑर्बिट में कौन सी आपकी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होता है उसको बेटा बोलूँ a, 2 में कौन सा प्रेजेंट होगा l, 3 में कौन सा होगा m, 4 में कौन सा होगा n, 5 में बेटा o। ये भी आपके बाद में डिस्कस किए जाएंगे, डिस्कवर। ये कुछ बेसिक से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। के एलिमेंट के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस के के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, m में कितने होंगे, n में कितने होंगे, ठीक है। तो 2n² आपको फॉलो करना है। तो पहले वाले केस में कितने होंगे 2, यहाँ पे 8, देन 18, देन बच्चों 32, यहाँ पे 50 है ना, 50 हो जाएगा ना, 55 इंटू 2 50। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 72, ठीक है। यस, तो ये बातें आपको बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रखनी है, ये की अच्छी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों किस बात के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का बेटा एक नाम और है जिसको अपन बोलते हैं रेडियल। दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडियल क्वांटम नंबर। इसको अपन रेडियल क्वांटम नंबर से भी कॉल करते हैं, या फिर बच्चों इसको अपन लोग एंगुलर, एक और आता है इसको बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। हम इसे एंगुलर क्वांटम नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाए कि बेटा रेडियल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में, तो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पे ही फोकस करना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा स्मॉल एल, स्मॉल एल से करते हैं अपन इसे रिप्रेजेंट। ये पूरी बात समझ में आ गई। अब ये एक्सप्लेन बच्चों क्या करता है, ये जो क्वांटम नंबर से क्या बात एक्सप्लेन करते हैं, इट रिप्रेजेंट सब ऑर्बिट, है ना। वो ऑर्बिट था, ये सब ऑर्बिट या बच्चों सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, या बच्चों बोले तो अपन सब सेल, ठीक है। ध्यान दो, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों आपका रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है अबाउट दी सब ऑर्बिट एंड सब एनर्जी लेवल एज वेल एज आपका सब सेल, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, आपको टिक करना होता है कि भाई एजीमुथल क्वांटम किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ये सारी बातें आपको सही ढंग से आनी चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई? यस। तो इन तीनों का मतलब बेटा मैं आपको यहाँ पे रिलेट कर दूं, तो इट इज रिलेटेड टू सेव। अच्छा, साइज के बारे में बच्चों कौन बता रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी आप लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, शेप के बारे में कौन बताएगा बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बिल्कुल, एटम का शेप क्या होगा कौन डिफाइन करेगा, एजीमुथल। और एटम का साइज क्या होगा कौन डिफाइन करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, एक टेबल लेते हैं और वहां से हम बात करते हैं। इधर बच्चों लिखा मैंने सब ऑर्बिट, यहाँ पे लिखते हैं अपन नेम, और बाकी बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान दो, सब ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये 2n² से नहीं निकाला जाता है, ये बच्चों निकालते हैं 2 ब्रैकेट 12+1 से, 2 ब्रैकेट में 12+1 से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। तो सब ऑर्बिट बेटा लिया मैंने l=0, नेक्स्ट मिलूंगा बेटा l=1, l=2, l=3, l=4 एंड l=5 ना, सफिशिएंट है। तो अच्छा, l=0 की बात करें तो बेटा ये आपको जो सब ऑर्बिट है उसका नाम क्या होगा, s। l=1 के लिए p, ये d, 3 के लिए f, यहाँ पे g, और लास्ट के लिए बच्चों हो जाएगा h। बिल्कुल समझ में आ गया। अगर बच्चों यहाँ पे s के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो यहाँ से अपन ना 0 पुट करते हैं,
एल की वैल्यू 0 पुट करके देखो जरा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एल इज इक्वल टू 0 वाले केस में आपका उसका नाम जो बड़ा सपोर्ट का एस होगा, ठीक है। और बाकी आप देख लो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, तो भाई एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी की बात करो तो पी में कितने होते हैं, आपको पता है पी एक्स पी वाई पी जेड 3 होते हैं, तो 6 होने चाहिए, क्या 6 निकल के आएगा, ठीक है। चेक करो, 1 पुट करो यहाँ पे, एल इज 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डी की बात करो तो 10 आनी चाहिए, बिल्कुल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स बाई डी बाई जेड डी एक्स जेड डी स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इस तरीके से होते हैं एक्स जेड। अच्छा तो 10 आने चाहिए, क्या 10 आएगा, जरा 2 पुट कर, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 2 तो 10, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। एफ के साथ बात करते हैं तो बच्चों आपके यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 ही होते हैं, ठीक है। 7 आपके ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कितना बेटा हो जाएगा, जी के लिए आपका 18, बस एल की वैल्यू 4 पुट करो, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 1 9 इंटू 2 करेंगे तो आपका 18, लास्ट में आपका हो जाएगा 22। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी सब ऑर्बिट के अंदर। बिल्कुल बात क्लियर हुई? बताओ बेटा सभी लोग। ये आपका हो गया यहाँ पे फिनिश, और इसके बाद अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, थर्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बेटा बात करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बच्चों क्या करता है, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यस, फर्स्ट एंड सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन, it is related to orientation of electrons in 3-dimensional। सो डंगर बेबी क्वेश्चन में बाद में डिस्कस करूंगा आपको, ये जो आपके स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़ के बाकी जो अभी तक के 3 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल और आपके मैग्नेटिक और इसके पहले वाला आपका, ठीक है, ये तीनों के तीनों अजीमुथल, ये तीनों क्वांटम नंबर्स आपके सो डंगर बेबी क्वेश्चन से आपके रिलेट किए गए हैं, वहां से निकाले गए हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन स्पेस में कहाँ पे है, उसका मास क्या होगा, उसका शेप क्या होगा एटम का, उस इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं, उसका साइज क्या होगा, ये सब कुछ आपको वहीं से रिलेट किया गया। वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 4 मार्क्स देके जाएंगे। तो इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, सेकंड इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 डायमेंशनल। तो अगर 3D एक्सिस के अंदर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कहाँ पे है, उसकी ओरिएंटेशन कहाँ है, तो वो बच्चों किससे डिफाइन करते हैं अपन लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? भाई स्पेस का मतलब ये है कि जैसे मैं बात करूं px, ठीक है, मैं बात करूं dx बाई, आपको पता है यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ पे x क्या है, एक्सिस के साथ बात करी जा रही है, तो ठीक है। तो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो बच्चों को डिफाइन होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें आपको काफी बातें समझ में आएंगी, ध्यान देना। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्बिटल, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, और इधर लिखा मैंने यहाँ पे आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा कि भाई ऑर्बिटल, सपोज लिखा मैंने एस ऑर्बिटल है, तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा कितना होता है, इसके लिए 0। मैं अगर बोलूँ आपसे px, ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ड्रॉ कैसे करी गई है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ये कुछ बातें आप ध्यान देना। px के अगर साथ बच्चों बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चे यहाँ पे फंसे रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं। पी जेड की, यस रेस, पी जेड की बच्चों बात करते हैं तो उसके लिए वैल्यू आती है 0। नेक्स्ट बात करते हैं, पढ़ पढ़ के तंग हो गए हो क्या? पी वाई की बात करते हैं तो प्लस माइनस 1 आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डी एक्स बाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 2 होती है। मैं आपको बेसिक सा बोलूँ कि बता जो एस होगा और प्योर जेड, एस ऑर्बिटल और जो आपका प्योर जेड ऑर्बिटल जो होता है, उन दोनों के लिए वैल्यू आपकी 0 होती है हमेशा। क्या होती है? 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। या मैं लिखूंगा बेटा एस, जैसे पी जेड है, या डी जेड स्क्वायर है, या फिर आपका एफ जेड क्यूब, कुछ इस तरीके से है। एफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इन सब की वैल्यूज क्या होती है आपकी 0 होती है। तो देखो एस के लिए देखो यहाँ पे 0 है, पी जेड के लिए प्योर है, प्योर जेड है तो आपकी 0 हो जाएगी। अच्छा इसके बाद बच्चों और भी आपको मिलेंगे, डी एक्स वाई हो गया,
डी एक्स जेड आ गया, तो डी एक्स जेड की वैल्यू आपकी होती है +-1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कुछ और भी हम लिखेंगे, डी एक्स वाई के बाद डी जेड स्क्वायर, इसकी बच्चों वैल्यू होती है 0 है ना, जेड है ना प्योर आ गया तो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट डी वाई स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये वैल्यू होती है +-1। इसी तरीके से बच्चों बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके लिए नेगेटिव क्वांटम नंबर होता है +-2, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। इस पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कल, ठीक है। तो कल जब बच्चों मिलेंगे तो अपन बात करेंगे पहले तो स्पिन क्वांटम नंबर्स की, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में डिस्कस किए गए, ठीक है। चलो, थैंक यू।